अरे जी। अ, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। लगातार स्थितियां खराब हो ही रही हैं। आम जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं सब ये चाह ही रहे हैं कि युद्ध शुरू हुआ है तो ये एक्सट्रीम तक ही जाए। क्या होगा अगर ये एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो जाएगा और अगले 15-20 दिन या अगले कुछ महीनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आज भी आए थे मीडिया वाले इसी मुद्दे पर बात करने। देखो, निर्दोषों पर अन्याय ना हो, जो जुल्म और अंधेरे के पक्ष में ही खड़ा हो गया है वो और ताकतवर ना हो जाए, इस उद्देश्य से युद्ध करना ठीक होता है। वो एक बात है। गीता का उदाहरण मैं देता हूँ बार बार कि श्री कृष्ण युद्ध वर्जित तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो स्वयं बोल रहे हैं युद्धस्व लड़ो। वो धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध करा जाता है ताकि पूरी दुनिया में सत्य की, शांति की, समता की, न्याय की स्थापना हो सके। है वो युद्ध ही, पर उसका उद्देश्य क्या होता है ये साफ समझो कि जब कोई और तरीका नहीं बचेगा तब दुनिया में सच्चाई को और ऊंचाई को स्थापित करने के लिए हम लड़ाई जरूर करेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। अर्जुन तो पीठ दिखाना चाहते थे, कृष्ण ने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। तो वहां उद्देश्य क्या है? वहां उद्देश्य यह है कि भाई कोई व्यक्तिगत मेरा अहंकार नहीं है। बात यह है कि अगर दुर्योधन बैठ गया हस्तिनापुर पे, हस्तिनापुर उस समय के भारत का, आर्यवर्त का केंद्र था, जितने सब राज्य थे उस समय छोटे छोटे, उनमें सबसे प्रमुख राज्य था। हम्म उस समय का समझ लो, जैसे भारत में दिल्ली, कि भारत में यही रहा है ना आमतौर पे कि जो दिल्ली पर काबिज रहा है वो पूरे भारत का ही हो गया है बादशाह। तो वैसी बात थी। तो पूरे देश को, और वो जो देश माने ये नहीं था कि कोई एक विशेष खास देश, उसमें बहुत छोटे छोटे सब थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे। उन सबको बचाने के लिए, उन सबकी एक साथ रक्षा करने के लिए कहा कि हाँ लड़ो, ये युद्ध जरूरी है। तो युद्ध अपने आप में अनिवार्यता बुरा नहीं होता, युद्ध भी एक कर्म है। कोई कर्म अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं होता, ये देखना होता है कि वो कर्म किस स्रोत से आ रहा है, तुम क्या बन करके, क्या देख करके, किस नियत के साथ कर्म कर रहे हो, ये देखना होता है। ठीक है, तो ये तो पहली बात है। अब अगर तुम्हारा कर्म जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारी भीतरी हिंसा से, तुम्हारे द्वेष से, तुम्हारी इस भावना से कि मैं ही मैं हूं और बाकी पूरी दुनिया को मैं अपने अधीन कर लूंगा, नष्ट कर दूंगा, गिरा दूंगा, और इसलिए तुम युद्ध कर रहे हो, तो फिर हिटलर वाला युद्ध हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया में इस वक्त कई युद्ध चल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की हमने बात करी हिटलर वाले, उसके बाद से भी दुनिया में कई युद्ध हुए, और जो सबसे बड़ा युद्ध था वो तो शीत युद्ध था। वो तो पता भी नहीं चला कि मिसाइलें हैं नहीं, कुछ नहीं, पर चल रहा था युद्ध। कोरिया में, वियतनाम में, इराक में, इराक ईरान युद्ध, न जाने कितने युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान के कितने युद्ध हो गए। और जो जो अंतर्राज्यीय युद्ध हुए हैं वो तो अलग ही है। अब श्रीलंका जाकर किसी और देश से नहीं भिड़ रहा था, पर श्रीलंका के भीतर ही भयानक रक्तपात चला है 20 सालों तक। अफ्रीका के न जाने कितने देशों में भीतर ही रक्तपात चलता रहा है। वहां ये आवश्यक नहीं रहा कि एक देश दूसरे से भिड़ गया है। ये अलग तरह के युद्ध हैं, ये गीता वाला युद्ध नहीं है। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल अंत तक जाना है, उन्हें कुछ बातें समझनी होगी। हम कायरता का समर्थन तो कर ही नहीं सकते। आपके ऊपर कोई पागल बेहोश आदमी आकर चढ़ गया हो और आप उसको रोके नहीं, उसको उसकी जगह ना दिखाएं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो इसकी अति है, एक्सट्रीम है, वो कहां तक जा सकती है ये लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। और ज्यादा देर नहीं लगती है वहां तक जाने में बात को। पाकिस्तान भारत की तुलना में छोटा देश है बहुत। आबादी उसकी भारत की 1/7 है। इकोनॉमी भी उसकी बहुत छोटी है, और छोटी इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ी जो फौज होती है वो चला नहीं सकते, तो उसकी फौज भी भारत से छोटी ही है। नतीजा क्या होने वाला है समझो। अभी नतीजे में एक बात और वहां जनतंत्र नहीं है। वहां कोई नेता नहीं है जो अगर गड़बड़ कर दे तो डरेगा कि अगली बार मुझे वोट कौन देगा। लोकतंत्र में नेता डर के चलता है कि अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो अगली बार वोट नहीं पाऊंगा, क्योंकि 5 ही साल के लिए आया हूं, 5 साल बाद तो संविधान अनुसार गद्दी छिन जानी है और जनता के सामने जाकर के वोट मांगने पड़ेंगे, और जनता का हिसाब दो तब वोट देंगे। पाकिस्तान में क्या चला है? मिलिट्री शासन, सेना चलिए वहां पर। अब सेना को वोट मांगने तो आना नहीं है, सेना को जनता के दरबार में सफाई तो देनी नहीं है। सेना कुछ भी कर सकती है। आप कहोगे नहीं अभी तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वहां पर प्रधानमंत्री है, सब कुछ नहीं, बेकार की बात। पाकिस्तान में एक तरह से लगातार मिलिट्री रूल ही रहा है, कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष। कभी सीधे सीधे वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, जैसे जिया उल हक हो गए, जैसे परवेज मुशर्रफ हो गए, तो आपको दिख जाता है कि भाई इस वक्त यहाँ पे प्रधान ही बन करके मिलिट्री बैठ गई है। जब वहां पर सीधे सीधे तख्ता पलट नहीं होता है, मिलिट्री टेक ओवर नहीं होता है, तो वहां पर एक प्रॉक्सी पपेट डेमोक्रेटिक सरकार बैठा दी जाती है, लेकिन उसके सर पे सेना ही चढ़ी होती है। और सेना में भी वहां पर एक तो वो सेना है जो आपके सामने आती है, बात करती है, उदाहरण के लिए मिलिट्री के जनरल्स, और एक होता है वहां डीप स्टेट, जो सेना का भी एजेंडा तय करता है। तो आपको दिखाई देता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आर्मी चीफ। और एक तरह से आर्मी चीफ के ऊपर भी कौन बैठा है? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी है वो वहाबिस्ट है, वहाबिस्ट आइडियोलॉजी। ये तीन हैं जो वहां पर जाकर के मिल जाते हैं। पाकिस्तान गरीब देश है, उसके पास बस मैन पावर है। आइडियोलॉजी वो उधार लेता है सऊदी अरेबिया से, और मनी वो लेता है अमेरिका से। ये तीन मिलते हैं पाकिस्तान में आकर के, मसल और मैन पावर पाकिस्तानी, पैसा अमेरिका। अमेरिका मैंने जरूरी नहीं अमेरिका अपनी जेब से दे, इधर उधर से दिलवा दिया, IMF से दिलवा दिया।
और आइडियोलॉजी सऊदी सऊदी माने वहां पे भी जो वहाबिज्म वाली धारा है वो ये वहां मिलते हैं। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। तो उनको जनता को जवाब नहीं देना, कुछ भी कर सकते हैं। और जवाब कौन देगा? डीप स्टेट क्या है तुम्हें पता है? फंडिंग करने वाला कौन है तुम्हें पता है? तो कुछ बर्बादी हो भी गई तो बर्बादी किसके कारण हुई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम माने पाकिस्तान की जो जनता है, जो उनकी अपनी आवाम है, उन्हें भी नहीं पता चलेगा उन्हें बर्बाद किसने किया। भारत में तो अगर बर्बादी हो जाती है तुम जाकर अपने नेता गला पकड़ लेते हो। पाकिस्तान की जनता को पता भी नहीं कि गला पकड़े तो किसका पकड़े। वहां पर राज्य करने वाला कौन है यही स्पष्ट नहीं है। इसीलिए भारत भी जब पाकिस्तान से बात करता है तो बड़ी समस्या रहती है। हमारे हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं पुराने, उन्होंने जब बात हुई किसी ने कहा अमेरिका ने दबाव बनाया, बोले यू मस्ट टॉक टू पाकिस्तान। बोले विच पाकिस्तान? क्योंकि कई पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री से बात करूं, आर्मी चीफ से बात करूं, डीप स्टेट से बात करूं, या पीछे जो आइडियोलॉजिकल आका बैठे हुए हैं उनसे बात करूं, या इनको फाइनेंस करने वाले जो लोग और पीछे बैठे हैं उनसे बात करूं, बोलो विच पाकिस्तान? भारत में ऐसा नहीं है। भारत से बात करनी है तो भारत में आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री को बचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को आपके ही पास आना है वोट मांगने। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया कि आप बर्बाद हो गए तो आप प्रधानमंत्री को पकड़ लोगे, कहोगे जवाब दो। पाकिस्तान में कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? वहां कुछ भी करा जा सकता है क्योंकि किसी को जवाब देना ही नहीं है। वहां इतनी बर्बादी है, किसी को जवाब देना नहीं है। वो बड़ी दुर्दशा में जी रहे हैं सचमुच, बड़ी खराब हालत है। अकड़ अलग चीज होती है, लेकिन जो जमीनी हालात है वहां बहुत बुरे हैं आम आदमी के। उसको पता भी नहीं चलता कि उसका राजा बदल गया, रातों रात उसका राजा बदल जाता है। ये भी छोड़ो, जो राजा बनकर बैठा होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि यही राजा है या कठपुतली असली राजा इसके पीछे है। इतना अशक्त है पाकिस्तान का आम आदमी, तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। जब आप कहते हो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, तो मानिए ये नहीं है कि पाकिस्तान की आम जनता उससे आपका युद्ध हुआ है। वहां एक बहुत छोटा सा समुदाय है उससे आपका युद्ध हुआ है। जो छोटा समुदाय है वो मिलिट्री है। मिलिट्री में भी जो एक और छोटी छोटी कोटेरीज हैं, छोटे छोटे दायरे हैं, जो सारा पावर अपने में कंसंट्रेट करके बैठे हैं। सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं, इकोनॉमिक पावर भी, पॉलिटिकल पावर भी, उनसे युद्ध चल रहा है। अब युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के। भारत की सेनाएं घुस जाती हैं, पहले भी घुस चुकी हैं। 1965 तक में घुस गई थी, लाहौर के दरवाजे पर जाकर बैठ गई थी, जानते ही हो। 71 में तुमने लगभग 1 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए थे, वो भी जानते हो। युद्ध तो जब भी हुआ है भारत ही भारी पड़ा है, ठीक है ना। कारगिल में भी वो आकर के चढ़ गए थे, हमें भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा, पर भगा तो दिया ही सबको, ठीक है। होना इस बार भी वही है, बल्कि जो इकोनॉमिक और मिलिट्री एसिमेट्री है, असमानता भारत और पाकिस्तान में, वो बढ़ी गई है कारगिल के बाद से, लगातार बढ़ती रही है। आपको बहुत समय लगेगा नहीं पाकिस्तान को घुटनों पे लाने में। बताओ ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? कि आपकी फौजें बढ़ रही हैं, मान लो लाहौर की ओर बढ़ रही हैं, वही सबसे पास में है सीमा के। रावलपिंडी खबर पहुंचती है, जनरल हेडक्वार्टर्स पैनिक कर जाता है, क्योंकि ये तो आप टेरिटरी लूज कर रहे हो, अपना प्रमुख एक शहर लूज करने जा रहे हो। लाहौर जाएगा। उनके पास नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, भारत के पास है। भारत ने कहा है हम पहले नहीं चलाएंगे न्यूक्लियर वेपन, हम पर कोई चलाएगा तो हम चला देंगे। और हमारे पास इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि हम पर अगर पहले हमला हो भी गया आणविक, तो भी उसके बाद में इतने बचे रहेंगे कि हम पलट के वार कर सके। पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। उन पर अगर पहले जाकर कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे तो पूरे ही मटिया मेट हो जाएंगे। तो उन्होंने नो फर्स्ट यूज रखा नहीं है। उन्होंने माने किसने? पाकिस्तान की आम जनता ने नहीं। वो तो डिसएम्पावर्ड है, पाकिस्तान की आम जनता के हाथ में कुछ नहीं है, वैसे ही बिल्कुल तो रखा नहीं है। अब भारत की सेनाएं बढ़ रही हैं, कल्पना कर लो, भारत की सेना बढ़ रही है। पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी, क्योंकि सेना पाकिस्तान की आम जनता पर चढ़ी ही ये बोलकर रहती है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन काम करता नहीं, एक ही इंस्टीट्यूशन जो काम करता है आर्मी। वहां कुछ भी होता है वहां आर्मी ही आती है कुछ भी करने के लिए। वहां पर सब्जी भाजी कंपनी भी आर्मी चलाएगी, जूते भी आर्मी बेच रही होती है, मार्केट पर भी आर्मी ने कब्जा कर रखा होता है, सबसे ज्यादा लैंड भी आर्मी ने दबा रखा है। जितने तरीके हो सकते हैं हर तरीके से आर्मी पाकिस्तान पर चढ़कर बैठी हुई है। और क्या बोल के चढ़कर बैठी हुई है? उस तरफ एक बड़ा भारी दुश्मन है, उसे तुम्हें हम बचाते हैं ना, तो चुपचाप हमारी बात मानो। नहीं समझे? वो इतना बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान उधर है, उसे तुम्हें हम बचाते हैं, सुनो पाकिस्तानियों, चुपचाप हमारी बात माना करो। जितना पैसा वहां आर्मी के पास है आप कल्पना नहीं कर सकते। और भारत की जो सेना है, इसके हमारे अफसर होते हैं, जवान होते हैं, वो एक मर्यादा में रहते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का एक जूनियर ऑफिसर भी लाट साहब बनकर रहता है, क्योंकि माइंडसेट भी जो है ना वो फ्यूडलिस्टिक है। समझ रहे हो बात को? हम कुछ है, और उसकी भी वजह है, उसमें भी कास्ट एंगल भी है, उसमें क्षेत्रीयता का रीजनल एंगल भी है। आर्मी जो है वहां बहुत ज्यादा पंजाबियों से भरी हुई है। और वहां ये भी बात है कि पंजाबी श्रेष्ठता, हम बेहतर है ना तो बाकी लोगों से तुम जरा नीचे नीचे रहो। और इसी पंजाबी श्रेष्ठता के भाव के कारण ही तो बलूचिस्तान में फिर विद्रोह हो रहा है। तो अब ये जो श्रेष्ठता का आप दम लेकर के बैठे हो, अगर इंडियन आर्मी घुसी चली आ रही है, जो कि घुसेगी, क्योंकि पिछले युद्धों में भी हर बार घुसी है, इस बार भी घुसेगी, चली आ रही है, रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक। और कुछ नहीं करेंगे, जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीजन होगी उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे। 10 किलो टन ज्यादा यील्ड नहीं होती है, छोटा न्यूक्लियर वेपन। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको रोका नहीं, तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया तो वो एक छोटा वेपन, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो और किसी तरीके से भारतीय सेना को रोक नहीं पा रहे, तो वो वहां पर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। समस्या अब यह है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, 10 किलो टन बोल रहा हूँ, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे मिट्टी के और हवा के। कितना भी छोटा वो टेक्निकल वेपन होगा, टेक्निकल वेपन चलाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है और जमीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम में आकर के चला देगा। ये जो होने जा रहा है हम वो समझते हैं, वो चलाएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है, उसका कुछ नहीं जाता है, चलाने वाले का जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे वो दसियों हजारों में शहीद होंगे। 200-400-500 की बात नहीं है। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन में पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है, तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज भी अब इनवैलिड हो गया। अब आप क्या करोगे? 150-200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रखकर बैठे हो, आपको चलाने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरांवाला,
पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये पृथ्वी का अंत है और ये आने वाले 10 दिनों के भीतर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारतीय सेना को झेलने की ताकत 4-5 दिन से ज्यादा की नहीं है। 4-5 दिन के बाद भारतीय सेनाएं उनका प्रतिरोध रेजिस्टेंस तोड़ करके उनके जमीन में प्रवेश कर जाएंगी। हताहत हमारी तरफ से बहुत लोग होंगे, लेकिन हम चढ़ जाएंगे, पति पे भी चढ़े। ये अगले 10 दिन की कहानी है। अब यहां से क्या होता है, ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स है सबसे पहले। इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। 10 से 15 करोड़ लोग ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे के हैं। वहां ये जो खाल है ना, ये खाल वैसे से गिरने लगेगी। खाल पहले ऐसे मिनटों के अंदर पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? और ये सब करके पाकिस्तान तो विलुप्त हो चुका है, दुनिया के नक्शे से ही साफ हो गया है। 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और जब न्यूक्लियर वेपन डाला जाता है तो छोटा नहीं डाला जाता। बताओ छोटा क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि आपको पता है अगर बच गया तो पलट के मारेगा। तो आप कहते हो कि बड़े से बड़ा वेपन डाल सकता हूं, वो डाल देता हूं ताकि वो बचे ही ना। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी राख छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। न्यूक्लियर विंटर हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी। वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां। क्योंकि पानी रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं उनको नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो उस दिन भी बोला था, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो जो कालिमा छाएगी वो सिर्फ भारत पाकिस्तान तक थोड़ी सीमित रहेगी, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलेगी। जो बच्चे पैदा होंगे उनके किसी के 4 सर होंगे, 5 आंखें होंगी, सबके सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे अगर वो बच्चे रह गए तो। आमतौर पर जितनी महिलाएं होती हैं, जैसे ही रेडियो एक्टिव उन पर पड़ता है रेडिएशन, तुरंत उनका गर्भपात हो जाता है। पर अगर बच्चे बचे रह गए तो सब के सब डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। आप आज के लिए नहीं, अगले 500 सालों के लिए ऐसे ही हो गए। आपकी प्रजाति ही कुछ और बन जाएगी, और इस अगले 10 दिन में हो सकता है। और सुनो, ये सब जो जनरल और नेता लोग हैं जो बटन दबाएंगे, न्यूक्लियर बटन, ये बटन दबा करके फ्लाइट लेके अमेरिका निकल जाएंगे। कोई नेता नहीं मरने वाला, कोई जनरल नहीं मरने वाला। टीवी पर तो आ रहा था, एक पाकिस्तानी कोई था, सांसद था, पता नहीं कौन था, उसने तो बोल ही दिया कि मैं तो जा रहा हूं, यूके जा रहा हूं। ये इधर बटन दबाएंगे, उधर फ्लाइट लेके बाहर निकल जाएंगे। आप जहां जहां बम गिर रहा है वहां तो वेपराइज हो जाओगे, भाप बन जाओगे, और उससे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आप जलोगे नहीं, आप पिघलोगे। जैसे तो ना सूरज पर कोई पतंगा पहुंच गया है, उसकी क्या हालत हो रही है। सूरज आ गया आपके सर पे, ठीक, वो जो न्यूक्लियर वेपन है फटेगा, सूरज से ज्यादा टेम्परेचर पैदा करता है, ठीक आपके सर के ऊपर। भारत पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये यथार्थ है। सुनने में ऐसा लगा ये तो क्या ऐसे फैला होता है। जब कुछ लोगों के हाथ में निरंकुश सत्ता पड़ जाती है तब वो कुछ भी कर सकते हैं बिना जवाबदेही के, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बचती। जो बचे भी रह जाएंगे उनके लिए क्या इकोनॉमी, क्या अर्थव्यवस्था, सब कुछ पिघल चुका है। क्या सभ्यता, क्या संस्कृति, क्या ज्ञान, क्या खाओगे, कुछ पैदा ही नहीं होगा अब जमीन पर। मास माइग्रेशन होगा, जो बचे रह जाएंगे वो भागेंगे इधर उधर, नेपाल में घुसने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान वाले जो बचे रह जाएंगे वो उधर ईरान में, अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे।
जो बचे रह जाएंगे उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके शरीर तक रेडियो एक्टिव हो चुके होंगे। क्या करेंगे तुम्हें घुसड़ करके? जहां जाएंगे वो वहां मौत का कारण बनेंगे। अब वो चलते फिरते बम है। जो बहुत 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 दूर रहते हैं वो पाएंगे कि 2 साल 4 साल के भीतर उन्हें कई तरह के कैंसर हो गए। जो बहुत बहुत भी दूर थे उनको भी, मतलब जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे उनको भी। ये है, ये आपको बता करके मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, पर दूसरा पक्ष आपके सामने रखा जाए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके सामने सिर्फ हॉक्स हैं जो कि आपको बस आके यही बता रहे हैं कि मार देंगे, गिरा देंगे, फाड़ देंगे। फिर कह रहा हूं, कृष्ण भी अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं, अंधा युद्ध लड़ने को नहीं कहते। धर्म युद्ध लड़ने को कहते हैं लड़ो, जरूर लड़ो। अर्जुन को धक्का देकर कहते हैं कि लड़ना पड़ेगा, पर अहम युद्ध लड़ने को थोड़ी करेंगे कि अहंकार के नाते युद्ध लड़ो। और मैं जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जितनी बातें बोली हैं जाकर के पढ़ लीजिए, प्रचुरता में सामग्री उपलब्ध है, बहुत इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो प्रश्न उठेगा कि वे करें क्या? आप एक विकसित राष्ट्र बन पाओ जिसके पास ज्ञान हो, अपने इंस्टीट्यूशंस हो, विश्वविद्यालय हो, शोध हो, रिसर्च हो, क्रिएटिविटी हो, संपन्नता हो। ये असली जीत होगी कि नहीं होगी? ये असली जीत होगी कि नहीं होगी? आम पाकिस्तानी अपनी सरकार से बोले कि हमें भी हिंदुस्तान जैसा बनना है, ये होगी असली जीत कि नहीं होगी? बोलो। कहा जाता है, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, पर कहते हैं कि पाकिस्तानी अपने आप को भारतीयों से लगातार श्रेष्ठ ही मानते रहे। कारण यह है कि 47 में विभाजन हुआ था ना, तो आबादी तो ज़्यादा भारत में रह गई थी, और जैसा हमने कहा क्षेत्रफल पूरा ज़्यादा उधर चला गया था। और जो इधर के भी, माने यूपी वगैरह के भी जो ज़्यादा अमीर जमींदार मुसलमान थे, वो सब अपना पैसा वैसा लेकर के जितना हो सका सब पाकिस्तान चले गए थे। तो पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा थी आज़ादी के समय, ज़्यादा अमीर देश था पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा बनी रही लगभग 90 के दशक तक। क्यों बनी रही? क्योंकि पहले तो उनके पास विरासत का पैसा था आज़ादी के समय, और उसके बाद उनके पास अमेरिका का पैसा आने लग गया अफगान युद्ध के समय। तो पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी बनी रही और उनको यही लगता था कि भारत जो है वो गरीब देश है। हालात बदलने, बड़ी रोचक सी बात है ये, तब शुरू हुए जब पाकिस्तान में जब क्रिकेट सीरीज हुई, और उन क्रिकेट मैचेस में देखने के लिए वीजा लेके हिंदुस्तानियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जब मैच होने लग गए वो देखने के लिए, वर्ल्ड कप वगैरह, कुछ पाकिस्तान आने लग गए, तो उन्होंने बताया यार इंडिया के पास तो बहुत पैसा आ गया, इनके शहर तो बहुत आगे निकल गए हैं। ये होती है असली जीत, ये होती है असली जीत। यू हैव टू डिफीट द मॉन्स्टर विदाउट बिकमिंग अ मॉन्स्टर। असली जीत वो होगी कि नहीं होगी जिसे नाम पाकिस्तानी पूछे कि हम हिंदुस्तान से अलग ही क्यों हुए थे, बताओ। कि हम अलग हो गए, हिंदुस्तान इतना खुशहाल है, हम बर्बाद हो गए, बताओ हम अलग ही क्यों हुए थे। असली जीत वो होगी कि नहीं होगी कि पाकिस्तानी अपने नेताओं से सवाल करे, पूछे कि गलती करी थी 47 में अलग होकर के, वो होगी ना असली जीत। युद्ध शुरू करना एक गणित है, पता होना चाहिए कि कब शुरू करना है, और युद्ध कई बार शुरू करना पड़ता है, ठीक है, पर युद्ध को रोकना भी एक कला है। यह भी पता होना चाहिए कि अब कहां पर जाकर हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है, अब इसको किसी तरीके से नीति से अब इसको रोको, इसको और बढ़ने मत दो। हमें जितना करना था, हमें उसे जितना दंड देना था हमने दे लिया, अब और मत उलझो। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमने पीठ दिखा दी, इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा बड़ी जीत की तैयारी में हैं। छोटे युद्धों में उलझ करके आप एक बड़ी हार स्वीकार कर लो, ये कहां की बुद्धिमानी है? दुनिया तो चाहती ही है, विशेषकर चीन, कि आप पाकिस्तान के साथ ही उलझे रह जाओ, ताकि आप रहे एक रीजनल पावर और चीन बन जाए ग्लोबल पावर, और वो सफल भी हो रहा है अपने उद्देश्य में। भारत को अभी भी अधिक से अधिक क्षेत्रीय ताकत माना जाता है, कहते हैं हाइफेनेटेड रिलेशनशिप, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। और चीन, उसने अपने आप को रख दिया है रूस और अमेरिका की श्रेणी में, कहता है मल्टीपोलर नहीं, दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड है, G2। पाकिस्तान के साथ उलझ करके आप ज्यादा बड़ी लड़ाई हार रहे हो। तो क्या बिल्कुल नहीं उलझे? नहीं, उलझना भी पड़ेगा, पर कब हट जाना है परे, यह भी पता होना चाहिए, और हम परे हट रहे हैं ताकि हम एक ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर सकें। ज्यादा बड़ी जीत मालूम है क्या होती है? फ्रांस में चार्ली हेब्डो कांड हुआ था, पता होगा, वहां पर व्यक्ति की बड़ी आजादी है। तो पाकिस्तान में किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान को अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रांस को, पेरिस को उड़ाने के लिए। तो वहां पे जो फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान में, उन्होंने शिकायत कर दी। पाकिस्तान की पुलिस ने जाकर के उस भड़काऊ आदमी को पकड़ा और पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा भी दी। ये होती है असली ताकत। इतनी हमारी ताकत है कि पाकिस्तान खुद दाऊद इब्राहिम को सजा दे, कि पाकिस्तान खुद मसूद अजहर को सजा दे। ऐसी ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। और अगर खुद न सजा दे, तो जब अमेरिका जैसा कोई घुस के घर में ओसामा बिन लादेन को मारे तो पाकिस्तान कुछ बोल भी ना पाए, चू भी ना कर पाए, बल्कि सफाई दे, बोले हमें तो पता भी नहीं था यहाँ रहता था, हमें नहीं पता था यहाँ रहता था, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे यहाँ रहता था। ये होती है असली जीत। ऐसी जीत चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी जीत तब आती है जब अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बनाते हो, उनके जैसी यूनिवर्सिटीज बनाते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, डेमोक्रेटिक सेटअप बनाते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाते हो, तब ऐसी ताकत आती है। नहीं तो उलझे रह जाओगे बस, पूरी दुनिया के लिए मजाक है। वहां पे ट्रंप है, वो क्या वक्तव्य दे रहा है? कोई ऊंचा आदमी तुम्हारा उपहास करे तो फिर भी झेल लो, ट्रंप जैसा आदमी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दीस टू हैव बीन फाइटिंग ईच अदर सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक सिंस सेंचुरीज। ये किस भाषा में तुम मेरे देश के बारे में बात कर रहे हो? ऐसे बोल रहे हो जैसे नासमझ आदमी है। तो पता भी है भारत का इतिहास में, पता है भारत ज्ञान का पालना है, और तुम मजाक उड़ा रहे हो भारत का। कह रहे हो भारत पाकिस्तानी तो लड़ते ही रहते हैं, हमें पागल है, हमेशा से लड़ रहे हैं, मेरे तो दोनों बराबर हैं, मैं देख लूंगा, इफ दे नीड माय हेल्प मैं दे दूंगा। दुनिया के सामने ऐसा बन जाना है, इंडिया पाकिस्तान, ये कोई तुलना है? भारत की तुलना होनी भी चाहिए तो किससे? चीन से होनी चाहिए। पर खुश हो रहे हो कि पाकिस्तान को दबा दिया, दबा दिया, दबा दिया। वो इतना खुद ही पीड़ित देश है कि उससे अपने आप को क्वारंटाइन कर लो।
सीमा पर बाड़ लगाओ, वो जरूरी है ज्यादा। उनको यहाँ घुसने मत दो, वो जरूरी है ज्यादा। कम से कम 150-200 आतंकवादी अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसका विकृत अर्थ करना बहुत आसान है, मिस इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है, खासकर जब नियत खराब हो। आप बहुत आसानी से मिस इंटरप्रेट कर लोगे मैं क्या बोल रहा हूं, पर जो मैं बोल रहा हूं बोलना जरूरी है, क्योंकि आप तक सिर्फ एक बात पहुंच रही है और दूसरी बात है वो छुपाई जा रही है, कोई नाम नहीं ले रहा, वो दूसरी बात आप तक आनी जरूरी है। आप तक आनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है तमाशा, ये आपके पैसों से चल रहा है और आपकी जान की कीमत पर चल रहा है। एक राफेल 2,500 करोड़ का आता है, 2,500 करोड़ समझते हो कितना होता है? युद्ध न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं भी पहुंचा, सिर्फ कन्वेंशनल वॉर भी रहा तो भी 50,000 करोड़ का है, और ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, होने को 50,000 करोड़ प्रतिदिन का भी हो सकता है, और ये आपका पैसा है। पर कुछ युद्धान्मादी लोग, वॉर मॉन्गर्स, वो आके आपको भड़का रहे करेंगे और तुम अपने घर से पैसा लाके लड़ रहे हो, तुम अपनी जान दे रहे हो बॉर्डर पे, तुम आम जनता से कह रहे हो कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारी जान लेकर के युद्ध चलना चाहिए। पैसा आपका जा रहा है, जान आपकी जा रही है। और पूरा इतिहास ऐसे रहा है कि जितने भी शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, आप उनको महान बोल देते हो, यही करते हो ना, वो महान थे। और जो उन्होंने युद्ध लड़ाई उसमें जिनकी जान गई उनका तो कोई नाम ही नहीं है। उन युद्धों में जिनकी जान गई उनका कोई नाम है? इतने सिविलियंस अभी मर गए हैं, जम्मू में, पुंछ में, पंजाब के सीमावर्ती गांव में इतने मरे हैं, उनके नाम पता है आपको? नहीं पता है, उनका कोई नाम नहीं है। वो आप हो, द कॉमन मैन। हाँ, हमें महान बनना है, हाँ हमें जीतना भी है, हाँ सीमा पार से दुष्टता होती है, हमें उस दुष्टता को हराना भी है, निश्चित रूप से हराना है, पर बुद्धि के साथ, विवेक के साथ। हमें समस्या की जड़ पर पहुंचकर जड़ को ही उखाड़ देना है। आप कहोगे पर हम क्या कर सकते हैं, एस्केलेशन दूसरी ओर से हो रहा है। पर ये सवाल ही है कि हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल तो मजबूरी का सवाल हो गया। माने आप कह रहे हो कि अब आप लड़ते रहने के लिए मजबूर हो, जो लड़ते रहने के लिए मजबूर है उसने तो पहले ही मजबूरी माने गुलामी स्वीकार कर ली। अगर गुलामी स्वीकार ही कर ली है तो लड़ाई किस लिए कर रहे हो? जो स्वीकार कर चुका है कि मैं तो गुलामी हूं, वो लड़ किस लिए? लड़ा तो आजादी के लिए जाता है ना। आप कह रहे हो अब मैं मजबूर हूं, एस्केलेशन दूसरी तरफ से हो रहा है। आप मजबूर माने विवश हो, हेल्पलेस हो, और अगर आप हेल्पलेस हो, ये मान ही लिया है, तो अब लड़ाई क्या है? फिर तो आप हार ही गए। जो हेल्पलेस हो गया उसे तो हार स्वीकार ही कर ली। कुतर्क बिल्कुल उठ सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप में से बहुत लोगों को मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा, हम बिल्कुल रोकेंगे उन्हें, रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूं जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। जब युद्ध आवश्यक भी हो, और युद्ध कई बार आवश्यक होता है, हम मानते हैं, हम सब मानते हैं, जब युद्ध आवश्यक भी हो तो उसको कहो इट इज अ नेसेसरी इविल। इट इज नेसेसरी बट इट इज अ नेसेसरी इविल। दोनों बातें याद रखनी है कि आवश्यक तो है पर इविल भी है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने युद्ध शुरू भी करा है तो लगातार इसी प्रयास में रहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके युद्ध को रोक भी दें। हम कायर नहीं है कि लड़ नहीं सकते, तो लड़ेंगे, जब जरूरत आ जाएगी जरूर लड़ेंगे, और मुंह तोड़ लड़ेंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर जानते भी रहेंगे कि वॉर एक इविल चीज तो है ही। जितनी जल्दी हो सके, जिन तरीकों से हो सके, खोजो कि इसको रोका कैसे जा सकता है। वॉर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे, वॉर रोकने का प्रयास करेंगे। भले हमने शुरू करियो, भले हमारे ऊपर थोपा गया हो युद्ध, लड़ेंगे, लेकिन लड़ते लड़ते भी सोचेंगे यही कि क्या इसको किसी तरह से जल्दी खत्म करा जा सकता है। यह है बात, समझ में आ रही है? जरूर लड़ेंगे, लेकिन इसलिए नहीं लड़ेंगे कि लड़ते ही जाएं, बिल्कुल संपूर्ण न्यूक्लियर विनाश तक लड़ते ही चले जाएं, इसलिए नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे पर लड़ते लड़ते भी लगातार भाव यही रहेगा कि किस तरह से इसको रोका जाए, फिर बड़ी जीत पाए, बड़ी जीत। सर, आज का जो दौर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का युग चल रहा है। अभी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, संसद में अपने स्टेटमेंट दिया कि हमने 3 जो है राफेल जेट को हमने गिरा दिया, और वो न्यूज़ जो है उसको अल जज़ीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो सब वो प्रकाशित कर रहे हैं उसको। तो मेरा ये सवाल ये है सर कि क्या झूठ इतने पैमाने पर और इतने मतलब दृढ़ता के साथ जो है आगे आ रहा है, मतलब इसका क्या हम कैसे रोक सकते हैं इसको? तुम ये मत देखो कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ आ रहा है, ये देखो कि झूठ का निशाना तुम हो। वो झूठ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। ये जो पूरा तमाशा चल रहा है इसकी ऑडियंस तुम हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना है, इसलिए ये झूठ बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और झूठ किससे बोल रहे हैं? वो अपने देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। 36 तो कुल राफेल है भारत के पास, 3 गिर गए, माने 10% गिर गया, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई एविडेंस नहीं मिलेगी। राफेल डसॉल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है मेंटेनेंस का, उन्हें नहीं पता चलेगा। सैटेलाइट इमेजरी नहीं आएगी, जहां पे मलबा गिरेगा वहां पे दिखाई नहीं देगा कि गिरा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम खुला झूठ बोल रहे हैं, और किससे बोल रहे हैं? अपनी जनता से बोल रहे हैं। इससे मतलब समझो, युद्ध तुम्हारे विरुद्ध लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बम कहीं भी और गिर रहा हो, गिराया अपनी पब्लिक पर जा रहा है, क्योंकि बेवकूफ किसको बनाना है? ले देखे अपनी पब्लिक को बनाना है, क्योंकि बम किसके पैसे का था? पब्लिक के पैसे का था, वो पीएम के पैसे का थोड़ी बम था। आज ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, कामिखेज ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन है, वो बने ही ऐसे हैं कि वो जाके गिरेंगे, तो जब गिर गए हैं तो कह रहे हैं हमने 50 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान पर भारत ने ड्रोन हमला करा है। ये कौन से ड्रोन है? हाँ, ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, जो कि जाते हैं, बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, बहुत कम पैसे में बनते हैं, तो इनको ये वन टाइम यूज वाले होते हैं। ये जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पर एक्यूरेटली गिर जाएंगे, छोटे हैं तो बहुत प्रिसिशन के साथ गिरते हैं। तो गिर गए हैं, तो वहाँ उनकी आर्मी और मीडिया और सारे राजनेता कह रहे हैं, मलबा दिखा दिखा के ड्रोन का कि देखो हिंदुस्तान के ये ड्रोन थे, हमने गिरा दिए।
बात को समझो, बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है। युद्ध सरकारें हमेशा लड़ती हैं एक दूसरे के खिलाफ नहीं, अपनी ही जनता के खिलाफ। इसको पूरा एक तमाशा एंटरटेनमेंट बना दिया गया है ताकि तुम कोई सवाल ना पूछो, तुम्हारे भीतर बस एक भावना बढ़ जाए कि लड़ो लड़ो। उनको भी तो अपनी पब्लिक को बताना है ना कि हिंदुस्तान आया, इतनी मिसाइलें गिरा दी, ये कर दिया, ये सब है। तो तुमने क्या किया? तुमने वहां पे जाके बता दिया हमने इनके 5 मार दिए। और पाकिस्तान में सचमुच लोगों को यही लग रहा होगा कि 5 गिरा दिए हैं हिंदुस्तान के जहाज। बताओ क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के सारे चैनल अकाउंट सब पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखे हैं। ये ब्लॉक क्यों करेगा ये समझो, ताकि तुम्हारे पास बस वही सूचना पहुंचे जो तुम्हारी सरकार तुम तक पहुंचाना चाहती है। तो पाकिस्तानियों के पास कोई तरीका नहीं है किसी भी हिंदुस्तानी चैनल को या सोशल मीडिया को या पब्लिकेशन को एक्सेस करने का। उन्हें ले दे के उन्हीं बातों में यकीन करना है जो बातें उनकी सरकार उनको बता रही है। उनकी सरकार उनको ये बताएगी कि फतह हमारी हुई है। पाकिस्तानी आज तक ये मानते हैं कि 1965 में उनकी जीत हुई थी। वो 1965 में जब युद्ध खत्म हुआ था उस दिन को डे ऑफ विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आज भी। कहते हैं हम जीते थे, क्योंकि उनको यही नैरेटिव बताया गया है उनकी सरकार और उनके मीडिया द्वारा। ले दे के बेवकूफ इसको बनाया जाता है हर हाल में, आम आदमी को। और आम आदमी को समझ में नहीं आता, झुंझुना बजा रहा हो तो लग रहा है एंटरटेनमेंट चल रहा है, वाह बढ़िया, ये देखो ये ऐसे ऐसे रॉकेट जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वीडियो गेम है। आप पाकिस्तान की इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, आपका सर चकरा जाएगा कि लिखा क्या हुआ है उनमें। गांधी नेहरू सब दुष्ट इंसान हैं और जिन्हा एक हीरो हैं, एक सेवियर हैं। और मुसलमान अलग इसलिए हुए क्योंकि हिंदुओं ने उन पर बहुत अत्याचार किए, तो अंत में मुसलमानों को किसी तरह उनका एक अलग देश मिला। आप जाके देखो ना वहां, ये नैरेटिव वहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेवकूफ इसको बनाया जा रहा है, छोटे बच्चों तक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ हमेशा आम जनता को ही बनाया जाता है, और आम जनता पैसे दे देकर बेवकूफ बनती है। वो कहती है मैं और पैसे दूंगी, मुझे और बेवकूफ बनाओ, हमारे पैसों से हमें बेवकूफ बनाओ, हमें बेवकूफ बनाओ, खुद महान बन जाओ। आप जो जो कहानी लेकर चल रहे हो, पाकिस्तान जाओगे वहां कहानी से बिल्कुल अलग है, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां क्या कहानी चल रही है। अभी तक तो उन्होंने यही बोला था कि 5 भारतीय जहाज गिरा दिए हैं, हो सकता है अब कल बोलते हैं 15 गिरा दिए हैं, क्योंकि आज रात भी बमबारी चली रही है, मिसाइलबाजी भी चल रही है। जब 2019 में हुआ था स्ट्राइक्स, तो यही नहीं हुआ था कि हमारी ओर से जो ये अभिनंदन जैन उधर पीओडब्ल्यू बने थे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का या किन्हीं मंत्री का पहले बयान आया था कि हमने 2 भारतीय पायलट पकड़ लिए हैं, 2 पकड़ लिए हैं। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, दूसरा था। मालूम है दूसरा कौन था? वो पाकिस्तानी था, और वो था जिसका जो F-16 था उसको अपने MiG-21 से अभिनंदन जैन ने ही गिराया था। तो MiG-21 से F-16 को भी गिराया था, और वो गिरा था तो उसका भी जो पायलट था वो भी गिरा था, उसको भी उन्होंने सोचा कि ये हिंदुस्तानी पायलट ही है, पर वो पूरा छुपा गए कि उनका F-16 गिराया गया है। उन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ बना दिया कि हमने तो भारत का प्लेन गिरा दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 60 की टेक्नोलॉजी वाले MiG-21 बाइजन ने, वो बहुत पुराना जहाज है MiG-21, वो पहला सुपरसोनिक जहाज था, बोले उस टेक्नोलॉजी वाले ने तुम्हारे लेटेस्ट F-16 को गिरा दिया है। ये बात पाकिस्तान पूरी छुपा गया, और गिरी नहीं गया। आपका तो जो पायलट गिरा था वो बच गया, उन्होंने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया, फिर हमने दबाव डाला, छुड़वा भी लिया, ये सब हो गया। उनका तो जो गिरा था पायलट, उसकी मौत हो गई। तो पहला बयान आया 2 थे, फिर पलट गए, बोले नहीं एक ही है, क्योंकि तब तक पता चल गया कि ये तो हमारा ही है। बेवकूफ हमेशा जनता को ही बनाया जाता है। आम पाकिस्तानी नहीं मानेगा आज भी कि उनका F-16 गिराया गया था। और जो बात पाकिस्तान पर लागू होती है वो बात हिंदुस्तान पर भी लागू होती है, वो बात चीन पर भी लागू होती है। सब सरकारें अपनी अपनी जनता को बेवकूफ बनाती ही बनाती हैं। वही बात अमेरिका पर भी लागू होती है। ट्रंप ने क्या करा है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित सोशल मीडिया ब्लॉक कर दूंगा, वेबसाइट्स ब्लॉक कर दूंगा, यूनिवर्सिटीज को पढ़ाने नहीं दूंगा, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होने नहीं दूंगा। ये किससे सच्चाई छुपा रहे ट्रंप? अपनी ही जनता से। सब सरकारें अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाती हैं। चीन में गूगल नहीं चलता, बताओ क्यों? चीन में गूगल नहीं चलता, क्या चलता है? हाँ, गूगल क्यों बंद कर रखा है? हाँ, सच पता चल जाएगा वहां की जनता को, चलने ही नहीं देते। ले देकर बलि का बकरा आम आदमी ही बनता है। पहलगाम में जो हुआ उसके जस्टिफिकेशन के तौर पर पाकिस्तानी अवाम
को ये बोला गया है कि ये तो हमने नहीं करा, लेकिन जो बलूचिस्तान में 50 पाकिस्तानी आर्मी को मार दिया था बलोच उग्रवादियों ने, वो इंडिया ने करवाया था। तो इसीलिए जब वो बार बार बोलते हैं ना, पाकिस्तान की ओर से आता है कि अनप्रोवोक्ड एग्रेशन इंडिया की ओर से, अनप्रोवोक्ड है, उन्हें सचमुच लगता है अनप्रोवोक्ड है। उन्हें माने जनता को, सेना और राजनेता तो उनके जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर उन्होंने जनता को यही बताया है अपनी कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने नहीं करा है। हाँ, इंडिया ने जरूर करा है। बलूचिस्तान में 50 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए थे अभी कुछ ही समय पहले, इसी साल। बोल रहे वो इंडिया ने करवाया था। बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसकी फंडिंग इंडिया करता है। आप गीता पढ़ते हो, वहां श्री कृष्ण आपको बार बार क्या बोलते हैं? 3 के बहकावे में मत आना, समय, समाज, संयोग, बोलते हैं ना कृष्ण। आप समझ में आ रहा है कैसे बहकाया जाता है? ये जगत है ना, ये अपने आप में एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और मुक्त वो है जो अपने ऊपर किसी प्रोपेगेंडा को हावी नहीं होने देता। आप जा करके ब्रिटेन के लोगों को साबित करके दिखा दो कि उन्होंने भारत पर जुल्म करा है, करके दिखा दो। मालूम है वहां क्या चलता है? आप हैरान रह जाओगे। ब्रिटेन में पहली बात तो जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो पढ़ाई नहीं जाती है बच्चों को, और जब पढ़ाई जाती है तो पता है क्या बोल के पढ़ाई जाती है? हमने भारत पर एहसान करा। भारत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ बर्बर देश था, और हमारे ऊपर व्हाइट मैंस बर्डन था। व्हाइट मैंस बर्डन मतलब जो जो गोरा आदमी है उसके ऊपर दायित्व तो है कि वो इन अशिक्षित भूरे काले लोगों को जाकर सभ्य करे। तो कहते हैं कि भारत तो पिछड़ा हुआ देश था, हमने एहसान करा इनके पास जाके। इनको रेलवे हमने दी, इनको आधुनिक चिकित्सा और टेक्नोलॉजी हमने दी, इनको पोस्टल सिस्टम हमने दिया, इनको सड़कें हमने दी, इनको यूनिवर्सिटीज हमने दी, इनको ढंग के नियम कायदे हमने दिए। आप जाओगे ब्रिटेन में तो वहां ये हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वहां की जनता सचमुच यही मानती है। आप कहते हो कि ब्रिटेन के लोग आए यहां से लूट के ले गए, वो कहते हैं लूट के नहीं ले गए, हम तुमको दे के गए हैं। कहते पिछड़े गंवार भारतीयों, हमने एहसान करा है तुम पे राज करके, क्योंकि हमने ही तुम्हें सभ्य बनाया, नहीं तो अपनी हालत देखो। और वो अपने पक्ष में बहुत दलीलें देते हैं, बोलते तुम्हारा फीमेल लिटरेसी रेट 0 था, हमने नियम कायदे बनाए जिसके कारण तुम्हारी महिलाएं पढ़ पाई। तुम्हारे जो अपने पूरे विधि विधान चलते थे वो ऐसे थे कि दलितों को कोई अधिकार नहीं था, हमने देखो दलितों को अधिकार दिया। तो बताओ हमने भारत पर एहसान करा कि नहीं करा? उनको ये हिस्ट्री पता है। वो क्या छुपा जाएंगे? वो आंकड़े छुपा जाएंगे कि रिपेट्रिएशन कितना हो रहा है, लूट कितनी हो रही है, कि भारत से कितने बिलियन पाउंड तुमने लूटे। ये बात कोई तुमसे इंग्लिशमैन नहीं करेगा, वो बाकी सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये बात उनको कभी बताई ही नहीं गई है। सब सरकारें अपने लोगों से झूठ बोलती हैं। अमेरिका में भी जब ये सब एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी तो चला था ना, वहां पर वास्तव में अमेरिकी अपने आप को महान मानते हैं ये कह के कि हमने स्लेवरी को बंद करा। हमारे यहाँ वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, और ये सब करके देखो हमने अपना नुकसान सह करके हमने फाइनली गुलामी की प्रथा। तो वो प्रथा चला कौन रहा था? तुमने एहसान किस पे किया है? तुमने एहसान किस पर करा है भाई? अभी पिछले कुछ दशकों तक तुमने अश्वेतों को वोटिंग राइट भी नहीं दे रखे थे। तुमने एहसान किस पर करा है? पर अमेरिकन भी यही मानते हैं कि हमने काले लोगों पर एहसान करा है। बांग्लादेश की किताबों में 1971 का जो वॉर है, तुम्हें क्या लग रहा है उनमें उनमें ग्रेटिट्यूड है कि भारत ने आकर के हमें आज़ादी में मदद करी? बांग्लादेश की किताबों में 1971 की लड़ाई में भारत बिल्कुल हाशिए पर है, मार्जिन्स पर। वो कहते हैं सब लड़ाई हमने खुद ही लड़ ली, मुक्ति वाहिनी थी हमारी, और वो हमारी एक इंडिजिनस स्ट्रगल थी जिससे हमने पाकिस्तान को यहां से भगा दिया। भारत ने क्या करा? भारत ने कुछ नहीं करा। तभी तो ऐसा इतिहास पढ़ पढ़ के अब वो तैयार हो रहे हैं कि हमें भारत से अब लड़ाई करनी है, क्योंकि वहां की सरकार भी अपने एजेंडा के चलते अपने लोगों को झूठ बोल रही है। उन्हें बता ही नहीं रही कि बांग्लादेश हो ही नहीं सकता था बिना बिना भारत के। ये जगत है भाई, माया। माया माने क्या? झूठ। तभी तो आदिशंकराचार्य जगत मिथ्या। अब समझ में आ रहा है जगत मिथ्या माने क्या? यहां जो कुछ तुम्हें दिखाई सुनाई दे रहा है सब मिथ्या ही है। डिफॉल्ट यही है कि झूठ मानना। जगत मिथ्या माने ये नहीं कि ये सब नकली है। जगत मिथ्या इंद्रियों से जो भी तुम्हें मिल रहा है, इनपुट आ रहे हैं, जरा इनके प्रति सजग सतर्क रहो, स्केप्टिकल रहो। कोई यहां नहीं बैठा है सच तुम तक लाने के लिए।